नमस्कार, पर्पल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत में गवर्नमेंट नेशनल बॉयज़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप गोयल वो जुड़े हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि लॉकडाउन के तहत शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ा है और नई जो गाइडलाइन आई है वो शिक्षा को लेकर के है। तो चलिए मेरे साथ आज उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो पर्पल चैनल में आपका स्वागत है। सर, जैसे लॉकडाउन के चलते शिक्षा के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ा है, तो शिक्षा की बात करते हैं आप, जो एग्ज़ाम है तो दिनांक तिथि कब की आई है कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे? देखिए, अभी जो यूनिवर्सिटी से शेड्यूल आया हमारे पास जी। उसके हिसाब से 21 जून से बच्चों के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। 21 से लेकर 30 जून तक उनके प्रैक्टिकल्स होंगे। फिर उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में 1 जुलाई से उनके थ्योरी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो अभी तक का प्रपोजल है। और 1 जुलाई से लेके, और ये होगी सिर्फ अभी फाइनल ईयर के जो आउटगोइंग क्लासेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें BA BSc BCom थर्ड ईयर और जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस हैं उनके भी फाइनल ईयर। तो ये उनकी बातें हैं। और उनके एग्ज़ाम्स जब एक बार ये हो जाएंगे उसके बाद अगर इन्हीं बच्चों के पुराना कोई एग्ज़ाम रहता है, रीअपीयर है, वो सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर की, या MA की अगर हम बात करते हैं तो उसके सेकंड सेमेस्टर की, अगर कोई रीपेयर है तो वो भी इसकी इमीडिएट बाद ली जाएंगे। और जो जूनियर क्लासेस हैं, BA BCom BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और MA फर्स्ट ईयर, उनके एग्ज़ाम्स बाद में लिए जाएंगे। अभी तक के प्रपोजल के हिसाब से जो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं उनको एक बार प्रमोट कर दिया जाएगा और उनके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो जब भी माहौल ठीक होगा, वैसे भी टेंटेटिव डेट उन्होंने सितंबर की दी है कि सितंबर में उनके एग्ज़ाम्स होंगे। तो इस तरीके से उनका प्लान है। सर, लॉकडाउन के चलते और कितना प्रभाव पड़ा है शिक्षा की बात करते हैं तो? देखिए, दोनों बातें हैं। अगर हम ये कहें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात भी है और नुकसान जो बच्चों को पढ़ाई का हो रहा है वो बात, दोनों बातें हैं। मतलब कहीं नुकसान भी है तो कहीं कुछ फ़ायदा भी है। मैं अगर नुकसान पर आऊँ तो लॉकडाउन के कारण, क्योंकि हमारी जो क्लासेस थी कॉलेज में वो 7 मार्च को लास्ट लगी थी। 7 मार्च के बाद वेकेशन आ गई, छोटा सा पीरियड था, और उसके बाद भी माहौल ऐसा बन गया था कि क्लासेस नहीं लग पाई, बच्चों को हम कॉलेज में नहीं बुला पाए। तो 7 मार्च तक जो उनका सिलेबस हुआ वो किसी का 50%, किसी का 60%, क्योंकि वर्चुअली 90 क्लासेस का सेमेस्टर होता है। और हमने कैलकुलेट किया था तो अराउंड 31-32 क्लासेस प्रैक्टिकली जो एक्चुअल में लग पाई थी। बट फिर भी हमेशा से शेड्यूल टाइट रहता है। 90 क्लासेस एक सेमेस्टर में हो पाना हमको मालूम है कि पॉसिबल नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा हम ऑलरेडी एडवांस चलते हैं। उसके बावजूद भी 1/3 पीरियड में हमारा सिलेबस 50 लोएस्ट साइड पे, मिनिमम अगर किसी का हुआ तो 50 हुआ था, बट उसके अलावा किसी का 60, कहीं पर 70% तक भी सिलेबस हो गया था। अब बात आती है कि उसके बाद क्या करें, जो बाकी रिमेनिंग सिलेबस था उसका क्या किया जाए। तो रिमेनिंग सिलेबस के बारे में हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन पूरी भरसक प्रयास किया है सभी टीचर्स ने कि जो भी कोई ऑनलाइन मीडिया अवेलेबल हो सकता था उस ऑनलाइन मीडिया में टीचर्स ने उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसको हम कहते हैं उसके थ्रू क्लासेस ली हैं। टीचर्स ने अपने लेक्चर्स बना के YouTube पे अपलोड किए हैं, उसके लिंक्स बच्चों के साथ शेयर किए हैं। टीचर्स ने अपने नोट्स बना के उन नोट्स की PDF फाइल बना के वो बच्चों के साथ शेयर की है। टीचर्स ने किसी और सोर्स से, अगर जिनको कोई YouTube का लिंक मिला, क्योंकि YouTube पे आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जो टीचिंग के लिए बच्चों को काम आता है, तो टीचर्स ने मेहनत करके उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो जो उनको अच्छे लिंक्स मिले, जहाँ से भी वो अवेलेबल थे, वो उनको लेकर बच्चों के साथ शेयर किए। बच्चों ने उन लिंक्स को देखा है। टीचर्स ने खुद के जो नोट्स भेजे हैं, नोट्स के बाद ऑडियो लेक्चर्स उन्होंने बच्चों को एक्सप्लेनेशन के लिए भेजा है। ऑनलाइन टीचर्स ने बच्चों के टेस्ट कंडक्ट किए हैं। टेस्ट नहीं इस दौरान, बल्कि टीचर्स ने बच्चों को भावनात्मक रूप से और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और बहुत सी बातें बच्चों के साथ ऐसी शेयर की हैं। उनसे हंसी मजाक किया, उनसे कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटी भी फ़ोन पे की हैं, मान लो व्हाट्सएप पे हो रही है या किसी ग्रुप में हो रही है, बच्चों ने शेयर किया है। तो ऐसा सब कुछ करके बहुत कोशिश की है। और जो हम उम्मीद कर सकते थे कभी भी अपने आप से भी, जो हमारे को उम्मीद थी, मैं अगर जी कहूँ कि मेरे को अगर अपने आप से ये उम्मीद थी
कि मैं कितना ऑनलाइन टीचिंग करवा पाऊँगा, या मैं कैसा टेक सेवी हो पाऊँगा, कैसे मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर पाऊँगा या अपने टीचर से इंटरेक्ट कर पाऊँगा, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था, वो सब कुछ हम कर गुजरे हैं। ऐसे टीचर्स थे, जब इनिशियली हमने उनको कहा कि आपको ये सब कुछ ऑनलाइन करना है, तो उनके मन में बड़ी घबराहट थी। और जब उस घबराहट के बारे में उन्होंने बताया भी कि हमने अपनी 30-30 साल की 32-32 साल की नौकरी हो गई है और कभी ऐसे ऑनलाइन टीचिंग नहीं की, कभी वीडियो लेक्चर तैयार नहीं किए, और उन टीचर्स ने 1 या 2 लेक्चर में थोड़ी उनके मन में झिझक रही, और उसके बाद उन्होंने किसी भी बढ़िया लेवल के लेक्चर्स, किसी भी लेवल के मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वो लेक्चर्स तैयार किए। मैं उनके लेक्चर्स देख के हैरान रह गया कि ये ऐसे टीचर्स का लेक्चर है जो आज से 1 हफ्ता पहले तक तो घबरा रहा था कि मैं ऐसा कैसे करूँगा, और उसने इतनी बढ़िया उम्दा लेक्चर्स तैयार किए और वो बच्चों को भेजे। तो ये उनके प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं कहता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। वो ये थी कि टीचर्स को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने का मौका मिला, बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने का मौका मिला, और उस टेक्नोलॉजी का हमने फ़ायदा उठाया। और मैं जब कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहा क्लासरूम टीचिंग के मुकाबले में, वो हाँ और ना दोनों पहलू हैं उसके। जैसे कि बच्चों ने उन लेक्चर्स को सुना और रिपीटेडली सुना। मैं अगर जो क्लास में जाता हूँ, मैंने अपना एक लेक्चर लिया तो उसमें तो जो छूट गया तो छूट गया, बट जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो बच्चों के पास ऑप्शन होती है कि वो उन लेक्चर्स को रिपीटेडली सुने। तो जहाँ कहीं कोई डाउट रह गया, जब दूसरी बार सुनते तो लगता है कि अरे ये पॉइंट तो पहले छूट गया था, तो उस पॉइंट को उन्होंने दोबारा से सुन लिया। तो ऐसे में बच्चों को फ़ायदा मिला। बट अब अगर हम इसके ये सोचें कि उनको नुकसान क्या है, तो वो नुकसान है अभी हमारे रिसोर्सेज का। हमारे पास, हमारे कॉलेज में गरीब तबके के बच्चे ज़्यादा हैं, और उन गरीब तबके के बच्चों के पास, सभी के पास ये ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रैक्टिकली अवेलेबल हों, ये ज़रूरी नहीं है। हमको बहुत से बच्चों ने बताया कि उनके पास या तो डाटा की प्रॉब्लम है, या जब वो गाँव में बैठे हैं तो उनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जब वही बच्चे शहर आते हैं तो उनको शहर का नेटवर्क अच्छा मिल जाता है, गाँव में कहीं कहीं ऐसा है, ज़्यादा नहीं है, आजकल नेटवर्क अच्छा है, बट फिर भी उनको नेटवर्क की दिक्कत आई। बट उनका क्या, जिन बच्चों के पास ये माध्यम उपलब्ध ही नहीं थे, ऐसे बच्चे कुछ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कहीं हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो परसेंटेज को भी हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं ले सकते। कुछ टीचर्स के हमारे पास फीडबैक है कि 90% से ज़्यादा बच्चे उनके साथ जुड़े। कुछ टीचर्स ने इस फिगर को 70% तक रखा। तो दैट मीन्स कि 30 से लेके 10% इसमें ऐसे बच्चे रहे जिनके पास ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग का जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं थे। यहाँ तक भी बात आई कि जैसे मेरी खुद से लड़कियों से बात हुई, एक दो ने बताया कि सर मेरे भाई के पास ये फ़ोन रहता है, हमारे घर में एक ही फ़ोन है, और वो भाई हमारे को, हम उसको कहते हैं कि तू मेरे को क्लास लगाने के लिए फ़ोन दे दे, और वो फ़ोन ही नहीं देता। अब ये ना समझिए कि भाई को समझना चाहिए कि तुम्हारी बहन को अगर जो ज़रूरत है, क्लासेस लग रही हैं तो इसकी क्लासेस लगने दे। और मज़े की बात है कि बच्ची ने ये कहा कि भाई मेरा कुछ नहीं करता, वो उस फ़ोन पे लेके गेम खेलेगा, पर मेरे को क्लास के नहीं देता। तो अब जो ये दिखते हैं, ये प्रैक्टिकल दिखते हैं, जो एक्चुअल में हैं। तो इनके कारण हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए यूनिवर्सिटी को भी, जो नेशनल लेवल पे कमेटीज़ बनी उन तक भी वो सुझाव पहुँचे हैं। हमारे हरियाणा की हायर एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग्स हुई, मैं उसमें शामिल था, वहाँ पर भी मैंने इन बातों के लिए कुछ बातें रखी, इन मुश्किलों को देखते हुए। जो बातें उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसके ऊपर अमल किया। जैसे अभी बच्चों के लिए जो एग्ज़ामिनेशन होता था, उसमें पैटर्न ये आता था कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता था और वो पूरे सिलेबस को कवर करके होता था। फिर उसके बाद बच्चों के सेक्शन बनते थे, सेक्शन A, B, C या सेक्शन 1, 2, 3, और उन सेक्शंस में क्वेश्चंस आते थे। बच्चों को ये कहा जाता था कि यू हैव टू डू 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। तो उससे क्या होता था कि बच्चे की मजबूरी होती थी कि उसको पूरे का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन उस बच्चे को ऐसा मिलता था जो वो अपनी चॉइस से एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन वो कर सकता था। तो इसलिए उनकी चॉइस जो थी वो लिमिट हो गई थी, और वो सही मायने में एक अच्छी बात थी, क्योंकि हम बच्चे को जब एजुकेशन देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चा पूरा का पूरा अपना सिलेबस कवर करे, तभी उसका मीनिंग था। बट अब इन स्पेशल हालात में हमने रिक्वेस्ट की कि भी आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिन बच्चों को बिल्कुल ऑनलाइन टीचिंग नहीं मिल पाई है, उन बच्चों को भी नुकसान ना हो।
तो ऐसा देखते हुए ये रिक्वेस्ट गई, ये प्रपोजल आया, हमारे जो कॉलेज के टीचर्स थे, हमारी उनसे रेगुलर इंटरेक्शन होती रहती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनसे मीटिंग्स करते थे। तो उनसे जब फीडबैक हमारे को मिली तो उन्होंने भी एक सुझाव दिया था, ये सुझाव बहुत अच्छा था, और वो सुझाव ये था कि हम पूरे के पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन पेपर तो बनाएं, बट बच्चों को ये ऑप्शन हो कि वो उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन कर लें, ताकि जिनका सिलेबस कम हुआ है, जिनका बच्चों का मान लो 50% सिलेबस हुआ, अभी हमारे को ये नहीं मालूम कि वो 50% शुरू से हुआ कि लास्ट का 50% हुआ, क्योंकि ये तो टीचर की अपनी मर्जी थी कि उसने क्लास की अपनी टीचिंग को किस ढंग से बांटना था। तो बच्चे को पूरे सिलेबस में से पेपर मिलेगा, और वो अगर जो उसने आधा सिलेबस भी किया है, जो पर्सनली मैं मानता हूँ कि भी बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी बच्चे को कम से कम जो नुकसान अगर जैसे कोविड-19 के कारण अगर हो सकता था, तो उस नुकसान से उसको बचाया जाए, इसलिए ये इन्होंने प्रोविज़न रखा है कि कोई यूनिट्स की बाध्यता नहीं होगी, बच्चा कोई भी 5 क्वेश्चन करके अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा, तो ये बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। नुकसान जहाँ तक पढ़ाई का उसका हो गया, देखो उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले सेमेस्टर्स में मेरी पर्सनल कोशिश रहेगी कि मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करूं कि वो जो सेमेस्टर निकल भी चुके हैं, अगर उनके पास टाइम बच पाया और जो सिलेबस का कुछ अंश छूट गया था, अगर वो बच्चे को नॉलेज दे पाएँ, चलो उसका बाद में एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला, अगर वो उसको नॉलेज दे पाएँ, देखो कंस्ट्रेंट रहेगा टाइम का बहुत बड़ा, तो दे पाएँ तो अच्छी रहेगी। हमारी कोशिश होगी कि बच्चे को नुकसान ना हो, पढ़ाई का भी एटलीस्ट, बाकी तो देखो समय बताएगा। सर टोटल कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे? हमारे कॉलेज में टोटल आप मान के चलिए कि 5000 से ज़्यादा बच्चे अपीयर होने वाले थे एग्ज़ाम में। एडमिशन तो ज़्यादा होता है, बट कुछ बच्चे जो कॉलेज में इरेगुलर रहते हैं, उनके नाम कट जाते हैं, तो उस कारण कम हो जाते हैं, बट 55-5600 के आसपास शुरू में रहते हैं, बट एग्ज़ाम के टाइम पर करीब 5000 के आसपास बच्चे परीक्षा होते हैं। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि जो गरीब तबके के लोग यहाँ पर ज़्यादा है, उनकी किसी को फैसिलिटी नहीं मिल रही, उनके लिए आगे जैसे कि लॉकडाउन खुलता है, कॉलेज स्टार्ट होते हैं, और क्या प्रबंध रहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए कॉलेज में अगर मैं ये कहूँ कि भी हम उनको वो स्मार्टफोन उपलब्ध करवा देंगे या उनको कोई लैपटॉप दे देंगे, ऐसा तो पॉसिबल देखो मेरे को नहीं लगता। अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी स्कीम आ जाती है तो वो एक अलग बात है, बट मैं ऐसा कोई झूठा और टाल प्रॉमिस नहीं करूँगा कि हम बच्चे को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे, उनके गांव में टावर लगवा देंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारी ये जरूर कोशिश रहेगी कि कॉलेज में जो टीचिंग होती है, उस टीचिंग की जो टाइम मैनेजमेंट है, हम उसको बेहतर कर लें। कोशिश ये की जाए कि भी जो बच्चे का सिलेबस का कवर होने का है, उसकी पेस हम थोड़ी सी ज़्यादा रख पाएँ, वो हमारी मजबूरी है, वो रखनी ही पड़ेगी हमारे, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है टाइम का, इस टाइम के नुकसान को आने वाले 2 साल तक कवर करने की कोशिश है। उसके कुछ आयाम हैं। एक तो उसमें कोशिश ये है कि जो छुट्टियां होती हैं वो कुछ कम की जाए, तो वहाँ से टाइम चुराया जाए। और दूसरा ये था कि हम सेमेस्टर्स को कुछ कम्पैक्ट करेंगे, ये मजबूरी है। आज हम ये कहें कि आने वाले सेमेस्टर्स में भी उतने ही टीचिंग डेज रहेंगे, पता नहीं हम ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो देखो कहीं ना कहीं हमारे को इस दुविधा से पार पाना ही है। उसके बारे में यूनिवर्सिटी सोच विचार करेगी, क्योंकि वो मेरे डोमेन की चीज़ नहीं है। हमसे सुझाव मांगे जाएंगे तो हम जरूर रखेंगे, और यूनिवर्सिटी ने दिया भी अपना पूरा कैलेंडर, वो आप कैलेंडर देख सकते हो, वो पूरा कैलेंडर उन्होंने अगले से अगले सेमेस्टर के एडमिशन तक का अपना एक कैलेंडर बना के दिया है। पर फिर मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा प्री मेच्योर शायद हो, जैसे अब कल हरियाणा में एकदम से बहुत सारे कोरोना के केसेस आए, हमको अपनी जो दिल्ली के साथ बाउंड्रीज है उसको फिर से सील करना पड़ा। तो आने वाले हालात क्या बनेंगे उसके बारे में हम बहुत अच्छे से नहीं कह सकते, पर फिर भी निराशाजनक तो हमको नहीं होना चाहिए, हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। और आप सभी मान के चलिए कि हमको कोरोना के साथ जीना है। ये हमको कब तक हमारे पास पहुंचेगा ये आने वाला समय बताएगा। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो देश को जाना ही पड़ेगा। हमारे पास इतने बड़े संसाधन नहीं हैं कि हम इस कोरोना से पूरी तरह से लड़ पाएँ, बट लॉकडाउन से इसको डिले करने का प्रोसेस हुआ। लॉकडाउन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि एक जनरल अवेयरनेस आई,
लोगों को पता लगा कि ये तुम्हारे लिए कितना घातक है, तुम कैसे इससे बच सकते हो। अगर लॉकडाउन ना होता तो लोग इसको समझ ही नहीं पाते और अब तक महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी होती। अब भी हम बहुत बचे हुए हैं, बट फिर भी और बहुत सारे बचावों की ज़रूरत है। पूरी तरह से बंद करके भी नहीं रहा जा सकता, बट आने वाला समय बताएगा कि क्या रहेगा। हो सकता है कि हमारा ये लॉकडाउन आज ही अनाउंसमेंट हो जाए और इसको बढ़ाना पड़े और ये एग्जामिनेशन शेड्यूल भी हो सकता है कि रीशेड्यूल हो जाए। सर, जैसे आपने भी बताया कि टीचर्स हैं जो एक तरह से घबरा रहे थे कि ऑनलाइन लेक्चर देने के लिए, लेकिन टीचर्स ने अब मेहनत करके ऑनलाइन लेक्चर अच्छे तरीके से दिए, तो स्टूडेंट्स का किस तरह का फीडबैक रहा सर इसमें? आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। हमने बच्चों के लिए फीडबैक फॉर्म एक तैयार कर लिया है जी। और वो बहुत जल्दी मैं बच्चों के पास वो फीडबैक फॉर्म भेजने वाला हूँ, जिसमें बच्चों की रियल फीडबैक ली जाए। देखिए कभी कभी ना जब हम जो आपको मान लो डाटा के तौर पे भी कही कि 10% है कि 30% है, ये अभी प्रेजम्पशंस हैं। जो ब्रॉड फीडबैक टीचर्स ने हमको दिया है ये वो है। हम बच्चों से फर्स्ट हैंड फीडबैक लेना चाह रहे हैं, तो हमने एक क्वेश्चनर बनाया है और वो गूगल फॉर्म की तरह हम बच्चों को भेज रहे हैं। वहाँ पे बच्चे अपने कमेंट्स देंगे उसके ऊपर कि उनका क्या उनके पास रिसोर्सेज थे। हमारे पास उसका ना बच्चे के नाम के साथ, उसके रोल नंबर के साथ, उसकी क्लास के साथ जेन्युइन फीडबैक आ जाएगा। जो उनकी ऑनलाइन टीचिंग हुई वो ऑनलाइन टीचिंग भी जेन्युइनली बच्चे क्या फील करते हैं कितनी इफेक्टिव हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पक्की बात है कि मैं सभी स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, तो मेरा चैनल क्या रहेगा कि मैं अपने टीचर्स से बात करूँगा, मेरे टीचर्स अपने स्टूडेंट से बात करेंगे और फिर वो मुझे फीडबैक देंगे। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि वो फीडबैक बिल्कुल दुरुस्त है, बट फिर भी बच्चों की एक एक्चुअल फीडबैक आने वाली है और वो हम बच्चों को लिंक भेजेंगे, बड़ी जल्दी भेजेंगे। क्वेश्चनर हमारा तैयार है। अभी एक DHE ऑफिस से एक क्वेश्चन और मुझसे मांगा गया था, दैट वाज रिगार्डिंग देयर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो क्वेश्चन मेरे को उसमें ऐड करवा के मैंने बच्चों के पास भेजना है, तो सही फीडबैक तो तब आएगी। बट जो इनडायरेक्ट फीडबैक है वो मैंने आपको बताया। सर, ऑनलाइन कंपटीशन वगैरह भी हो रहे हैं, क्या यहाँ पर बच्चों के ऑनलाइन कंपटीशन किस तरह के रहे? कंपटीशन में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये भी बल्कि एक उसका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला पॉइंट था लॉकडाउन के दौरान। और लॉकडाउन के दौरान इतने सारे कंपटीशंस हुए, इतने हुए कि मैं आपको गिनती गिना ही नहीं सकता। ये नहीं कि हमने इतने सारे किए, मैं गिनती नहीं गिना सकता, हमने इतने सारे नहीं किए, बट बच्चों के लिए इतने सारे कंपटीशंस हुए। आप मान के चलिए कि भाई हर कॉलेज में हरियाणा में 150 के आसपास तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, बिल्कुल प्योरली जो सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेजेस थे, और सभी ने कंपटीशंस की बाढ़ ला दी। उसमें स्टेट लेवल की कंपटीशंस, नेशनल लेवल की कंपटीशन, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज हुए। और कुछ कंपटीशंस में तो इतना अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, हमने भी ऑर्गेनाइज किए, नेशनल लेवल के भी हमने किए हैं। एक अभी हमारे इंटरनेशनल लेवल का भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का फाइनल प्लान चल रहा है और उन कंपटीशंस में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हिंदी के हुए, काव्य पाठ का हुआ, निबंध का हुआ, पोल साइंस के हुए, इंग्लिश के हुए, साइको के हुए, फिजिक्स का हुआ, उसमें म्यूज़िक के हुए, मतलब ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर कंपटीशंस ऑर्गेनाइज हुए, हमारे कॉलेज से भी हुए और उसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पेंटिंग कंपटीशन भी हुआ जिसमें हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी ऑल ओवर इंडिया मिले। अभी इंटरनेशनल कंपटीशन हमने कोई नहीं करवाया, बट जो ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन थे उसमें बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें जजेस में भी हमारे पास ऑल इंडिया लेवल के जजेस थे जिन्होंने उसके अंदर जजमेंट अपनी दी और पार्टिसिपेंट्स भी अच्छे थे, उनका क्वालिटी भी अच्छी थी। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात थी जिसमें बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैंने जैसे जो ऑडियो वीडियो के माध्यम से थे, नेचुरली के ऑडियो वीडियो के माध्यम से ही होंगे, तो मैंने खुद ने बहुत सारे उनके पार्टिसिपेंट्स का जो प्राइज़ विनर्स थे एटलीस्ट उनका देखा और एक आध जो हमारे कॉलेज से हमने कहीं आगे पार्टिसिपेंट भेजा, तो जब उन्होंने पहले अपना ऑडियो मेरे पास भेजा
तो मुझे इतना ही सुखद अनुभूति हुई कि हमारे कॉलेज में, जैसे मैंने आपको कहा कि गरीब तबके के बच्चे हैं, जी जी बट जब बच्चों ने एज ए पार्टिसिपेंट अपनी स्पीच या अपनी किसी डिबेट के लिए अपने पॉइंट्स को जब भेजा, जिसको हमने आगे भेजा, बहुत खुशी हुई। इतने उम्दा लेवल की, किसी भी नेशनल लेवल के बच्चे जी उसमें पार्टिसिपेंट थे और उन्होंने प्राइजेस जीते। और लैंग्वेज की बात करूंगा, बल्कि क्योंकि हमारा जो इलाका बागड़ी इलाका है, बिल्कुल सच्चाई है कि यहाँ पर बच्चे हिंदी भी ढंग से नहीं बोलते, वो हिंदी भी बागड़ी में बोलते हैं, जी इंग्लिश की तो बात ही भूल जाओ। बट उन पार्टिसिपेशंस में बच्चों ने इंग्लिश में पार्टिसिपेट किया, जो कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, और इतने अच्छे लेवल की उन्होंने इंग्लिश उसके अंदर बोली कि मुझे, बल्कि कई जगह यहाँ तक कहना पड़ा अपने टीचर्स को कि अगर बाई चांस ऐसी कोई एक उसमें कंपटीशन था जो हमारा ही कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा था, जी तो जो हमारा ही कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा था उसमें इस हमारे कॉलेज के पार्टिसिपेंट भी इस लेवल के थे। तो मुझे टीचर को ये कहना पड़ा कि आप इसमें जो जजेस रखोगे ना, तो जजेस रखते हुए भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको जजेस ऐसे रखने चाहिए जिनकी खुद की फ्लुएंसी इंग्लिश में इतनी अच्छी हो जी कि वो इन बच्चों के एक्सेंट को ढंग से समझ पाएँ और ढंग से जजमेंट कर पाएँ। और इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स हमारे कॉलेज के थे। जब नेचुरल के हमारे कॉलेज के इतने अच्छे थे, तो बाहर के उससे भी अच्छे आए होंगे, क्यों नहीं आए होंगे। बिल्कुल सर। तो बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। और ये जो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स की आप बात कह रहे हो, बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का बहुत अच्छा मौका मिला और बच्चों ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे कॉलेज के भी और पूरे हिंदुस्तान के। तो अगर मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया के, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते हैं तो ये ऑनलाइन कंपटीशन पूरी दुनिया में चल रहे हैं और उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सर आपसे एक और अहम सवाल है, जैसे कि अप्रैल मई महीने में परीक्षाएं हो जाती है, सितंबर में आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं, 1 अगस्त से न्यू। अरे नहीं, सितंबर में क्यों? एडमिशन तो हमारे जुलाई में हो जाता है रूटीन। जुलाई में सितंबर अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है सर। जुलाई में ही स्टार्ट हो जाती है हमारी क्लासेस 20 जुलाई के आसपास तो स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अब जो लॉकडाउन के चलते सभी चीज़ें बंद होने से अब जो नए क्लासेस स्टार्ट होगी, नए एडमिशन, वो कब से स्टार्ट होंगे? ये नई गाइडलाइन कुछ आई हो तो हाँ, नई गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी से आ चुकी हैं जी। एग्जैक्ट डेट्स मेरे को भी पूरी तरह से तो ध्यान नहीं है, बट जितना मेरे को याद है, एग्ज़ाम्स बच्चों के अब 1 जुलाई से तो थ्योरी के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे जी और वो जुलाई के महीने में वो एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो बाकी बचे हुए जो उनके रीपीट के एग्ज़ाम्स थे आउटगोइंग क्लासेस के, वो उसके तुरंत बाद हो जाएंगे। तो वो हो सकता है कि आने वाले 10 दिन में खत्म हो जाए। तो दैट मीन्स कि अगस्त, और उधर से जो फ्रेश एडमिशन का प्रोसेस था वो भी हमारा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा साइड बाई साइड। ठीक है। और जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाला, उनको हम प्रमोट कर देंगे। तो उनको प्रमोट करने के बाद उनके एग्ज़ाम्स भी होंगे। जी अभी मुझे पता लगा, मैंने खुद ने वो देखा नहीं है, जो HRD मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, शायद उनकी कोई स्टेटमेंट आई है, आई हैव टू सी दैट स्टेटमेंट, जी जिसमें ये कहा गया है कि जो जूनियर क्लासेस तो उनको प्रमोट किया जाएगा विदाउट एग्जामिनेशन। आई एम नॉट वेरी श्योर, जी तो आई विल हैव टू चेक इट आउट। अगर ऐसा है तो देखो, जो सरकार की गाइडलाइंस होंगी वो फॉलो की जाएंगी। बाकी अदरवाइज जो अब तक हमारी पुरानी मीटिंग्स जितनी भी हुई जी पूरे हरियाणा लेवल पे, उनका निष्कर्ष यही निकला था कि एग्ज़ाम्स जरूर होने चाहिए। भविष्य में कोई भी ये ना कह पाए कि ये कोरोना वाले स्टूडेंट्स हैं। जी मीन्स उनको अगर हमने भी कर दिया, अपग्रेड कर दिया विदाउट एनी एग्ज़ाम्स, तो नेचुरल है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी हो सकता है कि कंप्रोमाइज़ हो जाए। और क्वालिटी अगर कंप्रोमाइज़ नहीं भी हुए, जो जेन्युइन बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अदरवाइज भी देनी थी, उनको भी कोई ये कहे आने वाले 10 साल के बाद कि यार इसकी डिग्री तो ऐसी थी जिसने कोरोना के दौरान उनको ऐसे अपग्रेड कर दिया गया था या उनको प्रमोट कर दिया गया था। तो जनरल ओपिनियन ये था। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसा डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली बहुत सोच समझ के लिया होगा। तो हम उसके साथ हैं, हमारे पर वो बाध्यता भी है और हम उनके साथ भी हैं। उनकी बैकग्राउंड भी आ जाएगी कि किस सोच के साथ उन्होंने ऐसा किया है, अगर किया है तो। और ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम हो। बट आपका जो मूल क्वेश्चन था उसमें क्या जानना चाह रहे थे आप? जो एडमिशन नए नहीं, उनकी जो क्लासेस थी, जी तो उनकी क्लास, उनका एडमिशन का प्रोसेस तो देखो मैंने आपको बताया कि इसके तुरंत साथ साथ पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा। और पैरेलल जब स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा तो डिलेड देखो है ही, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। छुट्टियां जो थी वो उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट की हैं। अभी जो ये छुट्टियां थी ये तो पुराने कैलेंडर के हिसाब से हुई हैं, बट आने वाले टाइम में छुट्टियां भी जो होंगी वो भी कट शॉर्ट होंगी।
और उसी दौरान इनकी पढ़ाई का जो गैप है उसको पूरा किया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन एडमिशन होंगे, हो सकता है कि ऑफलाइन भी हो। हमारा कॉलेज दोनों तरह से तैयार है, ऑफलाइन के लिए भी तैयार है, ऑनलाइन के लिए भी तैयार है। बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, ये बात आप हमारा वर्ड्स ले सकते हो, बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये महामारी कोई विकराल रूप लेती है जी। तो वो तो भविष्य की गर्भ में है, उसके बारे में नहीं बता सकते। और एक सबसे बड़ी बात जो हमने अभी बच्चों को मैसेज दिया है उनके एग्जामिनेशंस के लिए, वो मैसेज ये है कि उनको एग्ज़ाम्स के दौरान अपना पीने का पानी भी लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि हम उनको बच्चों को ठंडा पीने का पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, बट वो रिस्की रहेगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए हम अलग से गिलास मुहैया शायद नहीं करवा पाएंगे, इतनी रिसोर्सेज हमारे पास भी नहीं है। तो वो जो बोतल होगी, हम बोतल में पानी लेके जाके बच्चों को सर्व करेंगे, तो उसको भी हम कितना सैनिटाइज कर पाएंगे? पानी के अंदर तो हम सैनिटाइज़र डाल नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन का भी छिड़काव करेंगे, हम बच्चों के हाथ भी इससे भी वॉश करेंगे, बट बच्चे अपने साथ छोटी पॉकेट में सैनिटाइज़र जरूर रखें। वो कॉलेज में किसी भी चीज़ को ना छुएं, ना रेलिंग को छुएं, ना डेस्क पे बैठ कर उसने पेपर देना है तो उसके बैठने से पहले हम उसको सैनिटाइज़ करेंगे, वहाँ पे बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है। बट और इधर उधर की चीज़ें वो बच्चे ना छुएं। पानी जरूर अपना साथ लेकर आएँ, क्योंकि पानी अगर किसी दूसरे का गिलास यूज़ किया हुआ बच्चे ने यूज़ किया तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि हमको अल्टीमेटली डिसाइड करना पड़े कि हम पानी नहीं पिलाएंगे, हो सकता है कि हमको ऐसा करना पड़े, वो हम बात करेंगे उसके बारे में। बट बच्चों को अपना पीने का पानी साफ लेकर आना चाहिए। एग्ज़ाम के दौरान कोई फालतू बैग अपने साथ ना लेकर आएँ, मोबाइल फ़ोन भी अपने घर पर छोड़ कर आएँ। चलो आपके बहाने से मुझे एक बात कहने का मौका मिला, आपका चैनल बहुत दुनिया देखती है, बच्चे भी देखेंगे, तो बच्चों को यहाँ पर कॉलेज में पहुँचने के बाद दुविधा ना हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चों का इवन सीटिंग प्लान है वो भी एडवांस में हम किसी तरीके से बच्चों को ऑनलाइन पहुंचा दें, कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर हम डाल दें। बच्चों को रोल नंबर लेने से पहले अपना नोट यूज़ करवाना होता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को वो नोट यूज़ के लिए भी फिजिकली यहाँ पर ना आना पड़े। रोल नंबर उनकी यूनिवर्सिटी अपलोड करेगी, वहाँ से वो प्रिंट आउट लेंगे और वो अपना रोल नंबर का प्रिंट आउट लेके सीधे कॉलेज में आ जाएं, अपना रोल नंबर लेकर आएँ, पेन पेंसिल लेकर आएँ, जो पेपर देने के दौरान उनको इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो लेकर आएँ, फ़ोन बैग वगैरह एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ अपनी बाहर छोड़ कर आएँ। और एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ बच्चों को कि एग्ज़ाम में नकल का तो वो भूल जाएं कि वो नकल कर पाएंगे। नकल किसी भी लेवल की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर उनके पास कोई भी ऐसा मटेरियल पाया गया जिससे वो नकल कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ और अपने आप को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसे बच्चों का केस बनाऊँगा। उनको बिल्कुल किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। बच्चे पहले से अपनी तैयारी कर आएँ। अगर वो एग्ज़ाम में तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर नकल का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने नकल करने की कोशिश की तो उनका केस डेफिनेटली बनेगा। ये मैं इंश्योर करूँगा। मैं खुद हर क्लास में जाऊँगा, ना किसी टीचर को टीचर ढीला नहीं रहेगा और टीचर को ढीला हम रहने भी नहीं देंगे। बच्चे को कोई भी मन में गुमान हो कि जी हम मैनेज कर लेंगे, तो मैं बच्चों को आँख मिला के कहना चाहता हूँ कैमरे के थ्रू कि बच्चे नकल का ख्वाब छोड़ दें, उनको नकल का मौका नहीं मिलेगा। अगर नकल करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनका यूएमसी केस बनेगा, चाहे उसके लिए फिर वो 1 साल के लिए डिबार होते हैं या 3 साल के लिए डिबार होते हैं। मैं नकल बर्दाश्त नहीं करूँगा और नकल कॉलेज में किसी भी कीमत पे नहीं होने दी जाएगी और ये बच्चों के आपके खुद के हित में है। सर, एक और आपने अभी जैसे कहा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, लेकिन परीक्षाएं हैं जैसे कि पहले परीक्षाएं होती थी, एक डेस्क के ऊपर 2 बच्चे बैठते थे, अगर लंबा डेस्क हो तो उसके ऊपर 3 बच्चे बैठते थे। लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? बहुत फूल प्रूफ व्यवस्था है इसमें। यूनिवर्सिटी से भी गाइडलाइंस आ गई हैं और हमारा भी उनको यही प्रपोजल था। एक रूम में पहले हम 40 बच्चे बिठाते थे, अब हम एक रूम में सिर्फ 20 बच्चे बिठाएंगे।
20 बच्चों का मतलब ये होगा कि 4 रो हैं तो एक रो में सिर्फ 5 बच्चे, तो एक बेंच में 2 बच्चे बैठे होंगे, ये तो आप भूल ही जाइए। जिन रूम्स के अंदर बहुत लंबा बेंच है, हमारे पास कुछ रूम्स ऐसे हैं जिसमें एक बेंच कम से कम 10 फीट का है, तो उस बेंच पे 2 बच्चे हो सकते हैं, बट उसमें एक कॉर्नर पर होगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग की 6 फीट की है, तो दूसरा बच्चा 6 फीट से भी ज़्यादा दूरी पर होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हम पूरा रखेंगे। बच्चों की सैनिटाइजेशन हम पूरी करवाएंगे। बच्चों को सैनिटाइज़र घर से लाने के लिए भी बोल रहे हैं, बट हमारे पास भी आप देख रहे हो कि जैसे ये सैनिटाइज़र जो हैं, तो ये सैनिटाइज़र्स बच्चों को हम पंप करके और बच्चों को वहाँ पर गेट पे हम उनको सैनिटाइज़ करके और भेजेंगे, और उसके बाद यहाँ कॉलेज में रहने के दौरान वो सैनिटाइजेशन अपना खुद का करेंगे बच्चे के हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आप खुद समझ लो कि जब एक कमरे में 20 बच्चे बैठेंगे तो डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल पूरा रखा जाए। तो अभी हमने शिक्षा को लेकर डॉक्टर संदीप गोयल से जाना, उन्होंने किस तरह से बताया कि परीक्षाएं हैं जो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह पल पल भी की टीम भी आपसे अपील करती है कि जो ये लॉकडाउन है इसका मजाक मत बनाइए, अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। परीक्षाएं नज़दीक हैं तो आप भी तैयारी कीजिए परीक्षाओं की। इसी तरह हम आपको अगले चेहरे से भी रूबरू करवाएंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन दीपक सोनी के साथ मैं निशा, पल पल। धन्यवाद।